सामाजिक विषय के भूगोल की कक्षा में 7वीं क्लास के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 3 धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारकों के बारे में समझेंगे। इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। पिछले भाग में हमने धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारकों में दीर्घकालिक बलों पर चर्चा की थी। आज के भाग में हम धरातल का रूप बदलने वाले आंतरिक कारकों में आकस्मिक बलों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या क्या सीखा था। हमने जाना था कि स्थल मंडलीय प्लेटें क्या हैं और वे किस प्रकार से गति करती हैं। हमने देखा था कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण ही पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन होते हैं। उसके अलावा हमने जाना था कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के धरातल पर कुछ आंतरिक बलों की उत्पत्ति होती है। ये आंतरिक बल 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक और आकस्मिक। दीर्घकालिक जिनसे परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं और उनका प्रभाव हमें हजारों या लाखों साल बाद दिखाई देता है। आकस्मिक यानी जिनसे परिवर्तन बहुत शीघ्र होते हैं, तीव्र गति से होते हैं और उनका प्रभाव हमें तुरंत दिखाई देने लगता है। उसके अलावा हमने दीर्घकालिक बलों के 2 रूप, वलन और घर्षण के बारे में भी जाना था कि इसके जो 2 रूप हैं, इनसे धरातल पर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है। आज के पाठ में हम जानेंगे कि आकस्मिक बल क्या है। इसे हम पिछले पाठ में एक बार पहले भी सीख चुके हैं। हम आकस्मिक बलों के 2 रूप, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट किन कारणों से होता है। ज्वालामुखी पर्वतों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं और वे विश्व के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम ज्वालामुखी विस्फोट से होने वाले लाभ और हानि पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, हम आकस्मिक बल के दूसरे रूप भूकंप के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि हम भूकंप से बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसे उपाय जिनसे हम भूकंप से अपने बचाव कर सकते हैं। फिर हम भूकंप से होने वाले लाभ और हानियों पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले पाठ में भी जाना था कि आकस्मिक बलों द्वारा परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। अधिकतर ये परिवर्तन विनाशकारी होते हैं और इनके 2 रूप होते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। सबसे पहले हम जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। बच्चों, आपने शादी में या किसी अन्य त्यौहार में या किसी समारोह में आपने अनार को जलते हुए अवश्य देखा होगा। जब अनार में हम आग लगाते हैं तब क्या होता है, उसके अंदर भरा हुआ बारूद बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है और चिंगारी, राख, गैस के रूप में आसपास फैल जाता है। इसी प्रकार आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर भी मंटल की एक परत है। ऊपर भूपर्पट्टी की परत है, उसके नीचे मेंटल की परत है। मेंटल के अंदर बहुत अधिक गर्मी होने के कारण वहाँ पर चट्टानें, शैल, खनिज पदार्थ ये सब पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ आंतरिक उथल पुथल के कारण ये जो मेंटल का मैग्मा है, ये धरातल से ऊपर एक विस्फोट के रूप में बाहर आ जाता है। तब हम इसे ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। तो असल में क्या है, मेंटल के गर्म मैग्मा का विस्फोट द्वारा धरातल पर आना ही ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। अब ज्वालामुखी, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है कि धरातल में, मेंटल में नीचे मैग्मा है। अब ये धरातल पर आने के लिए एक पतली नली द्वारा ये बाहर निकलता है। इस पतली नली को हम निकास नली कहते हैं। अब धरातल पर आने के लिए ये धरातल पर एक बहुत बड़ा छेद करता है। इस छिद्र को हम क्रेटर या वीवर कहते हैं। तो बच्चों, जब मेंटल का गर्म मैग्मा लावा के रूप में एक निकास नली द्वारा धरातल पर छेद करता हुआ विस्फोट करके बाहर निकलता है, तब हम इसे ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्वालामुखी के साथ साथ क्या सिर्फ मैग्मा ही लावा के रूप में बाहर निकलता है? नहीं,
कभी कभी अधिकतर ज्वालामुखी के साथ मैग्मा जो लावा के रूप में निकलता है उसके साथ कुछ अन्य पदार्थ भी धरातल पर आ जाते हैं। ये अन्य पदार्थ क्या है? मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़ और पत्थर, ये सभी ज्वालामुखी विस्फोट के समय धरातल पर बाहर आ जाते हैं। और जब ये धरातल पर आते हैं तो इन ज्वालामुखी पदार्थों ये जो हैं ये धरातल पर आकर जमा होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं और एक शंकु यानी कि एक त्रिभुज जैसा एक आकार बन जाता है, यानी एक शंकु के आकार का ढेर लग जाता है जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो इसी से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। कभी कभी यह लावा छेद कर नहीं बल्कि क्या होता है कि कुछ उथल पुथल के कारण लंबी दरार बन जाती हैं और इन दरारों से धरातल पर दरार पड़ने से इन दरारों से जो मैग्मा है वो रुक रुक कर बाहर निकलने लगता है और बाहर निकलने के कारण लावा की कई परतें बनती चली जाती हैं जिनके कारण लावा पठार का निर्माण होता है। जैसा कि हमारे भारत का जो दक्षिण का पठार है उसका निर्माण भी इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ज्वालामुखी उद्गार किस कारण से होते हैं, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जैसा कि अभी हमने जाना कि मेंटल में बहुत अधिक गर्मी होती है, इस बहुत अत्यधिक गर्मी के कारण जो मैग्मा है वो बहुत ज़्यादा उबाल आता रहता है, वो उबलता रहता है और ये मैग्मा क्या है, ये चट्टानें जो हैं वो तरल रूप में वहाँ उपस्थित रहती हैं। गर्मी के कारण खनिज पदार्थ पिघली अवस्था में पाए जाते हैं और ये इतनी गर्मी होती है कि इनमें एक उबाल जैसा आता रहता है। आपको पता है कि भूपर्पट्टी कहीं पर मोटी है और कहीं पर थोड़ी सी पतली और थोड़ी कमज़ोर है। तो जहाँ कहीं भी भूपर्पट्टी थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी पतली है, वहाँ से यह मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर बाहर निकल आता है। तो भूगर्भ में अत्यधिक ताप होने के कारण चट्टानों का पिघली अवस्था में पाए जाना, उनमें उबाल आना, उसके बाद भूपर्पट्टी का कमज़ोर होना के कारण ये मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलने लगता है। उसके अतिरिक्त हमने पिछले भाग में जाना था कि स्थल मंडलीय प्लेटें भी गति करती रहती हैं जिनके कारण कुछ बलों की उत्पत्ति होती है। जैसे स्थल मंडलीय प्लेटें जब आमने सामने की दिशा में गति करती हैं तो एक प्लेट का एक भारी किनारा दूसरी प्लेट के पतले हल्के किनारे के नीचे धंसने लगता है जिसके कारण वो पिघलने लगता है और लावा के रूप में बाहर आने लगता है। बच्चों, आपने अपने घरों में कुकर में दाल या सब्जी बनते हुए अवश्य देखी होगी। आप जब दाल बनाते हैं तो उसमें पानी डालकर हम उसमें कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। अब दाल का पानी जब गर्म होता है तो ये भाप बनने लगता है। भाप का जो उसकी वजह से कुकर के अंदर दबाव बढ़ने लगता है। क्योंकि कुकर का ढक्कन बंद होता है इसलिए भाप आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है। अब जैसे जैसे भाप बढ़ती जाती है, दबाव बढ़ता जाता है, तब ये भाप क्या करती है, सीटी के द्वारा बाहर की तरफ निकल आती है। और आपने देखा होगा अगर दाल की मात्रा ज़्यादा है तो भाप के साथ साथ दाल का पानी या कुछ अन्य पदार्थ भी सीटी के द्वारा बाहर निकल आते हैं। यही प्रक्रिया ज्वालामुखी विस्फोट के समय भी होती है। कई बार बारिश का पानी या समुद्र तटों का पानी रिस कर धरातल के नीचे जाता रहता है और जब ये नीचे जाता है तो बहुत अधिक गर्मी होने के कारण क्या होता है, ये भाप बनने लगता है, यानी वाष्प में बदलने लगता है और वाष्प का आयतन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से पृथ्वी के नीचे दबाव बनने लगता है और भूपर्पट्टी जहाँ कमज़ोर है वहाँ से ये भाप बाहर आती है और इस भाप के साथ साथ मैग्मा लावा के रूप में बाहर आ जाता है। और बच्चों, इस एक और वजह है ज्वालामुखी विस्फोट की, वो है भूकंप। यानी कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आने के कारण धरातल पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी दरारें बन जाती हैं और जहाँ भूपर्पट्टी थोड़ी कमज़ोर होती है वहाँ से ये जो लावा है ये बाहर निकलने लगता है। तो अधिकतर यही कारण है ज्वालामुखी विस्फोट के, भूगर्भ में अधिक ताप होना और भूपर्पट्टी का कमज़ोर होना। जैसे आपको पता है, आपने घर में रोटी बनते हुए अवश्य देखी होगी, जब रोटी गर्म हो जाती है तो फूल जाती है।
फूलने के कारण क्या होता है, कभी कभी रोटी का वह भाग जो थोड़ा सा पतला होता है वहाँ से ये रोटी की भाप निकल जाती है। कभी कभी रोटी में दरार भी बन जाती है और वहाँ से भाप निकलने लगती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब भूगर्भ में अत्यधिक गर्मी होने के कारण जहाँ भूपर पट्टी कमज़ोर है वहाँ से ये मैग्मा लावा के रूप में बाहर आने लगता है। बच्चों, ये ज्वालामुखी विस्फोट जब होते हैं तो ये हमेशा इनमें लावा नहीं निकलता रहता है, यानी ये हमेशा सक्रिय नहीं रहते हैं। सक्रियता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। हम बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो हमें सदैव क्रियाशील रहते हैं, यानी जिनमें से लावा हमेशा बाहर निकलता रहता है, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है और इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, जिसके कारण पूरा आसपास का इलाका जो है वो प्रकाशमान रहता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है। दूसरे प्रकार का ज्वालामुखी है सुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा है, लेकिन संभावना है कि विस्फोट दोबारा से हो सकता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये सोए हुए हैं और पुनः जाग सकते हैं, यानी विस्फोट हुआ था, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन विस्फोट होने की संभावना है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण है जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। ये दोनों ज्वालामुखी सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार का ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी। इसमें कभी विस्फोट हुआ था परंतु अब विस्फोट की कोई संभावना नहीं है, यानी अब इसमें कभी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जो मुख है वो ज्वालामुखी पदार्थों के से ही भर जाता है। जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो इसका मुख है ये ज्वालामुखी पदार्थों के कारण बंद हो गया है और जो इसका छिद्र था उसमें पानी भर जाने के कारण क्या क्रेटर झील का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट की संभावना नहीं होती है। म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील ये शांत ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम एक नज़र विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों पर डाल लेते हैं। इटली का एटना और विसुवियस, देखिए आप मानचित्र में इनकी स्थिति देख सकते हैं। जापान का फ्यूजियामा, उसके अतिरिक्त म्यांमार का पोपा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन और फिलीपींस का मेयॉन, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, ओरेगन राज्य की क्रेटर झील और दक्षिणी अमेरिका का कोटोपैक्सी, ये विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। अब हम नज़र डालते हैं विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्रों पर, यानी वे क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इन क्षेत्रों को हमने मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट रखा है। पहला है परिप्रशांत महासागर की पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर एक नीले रंग का भाग, इसी भाग को यानी इस पेटी को हम परिप्रशांत महासागर की पेटी कहते हैं। यह है यहाँ पर मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हम परिप्रशांत अग्नि वाला भी कहते हैं। उसके अतिरिक्त जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वहीं पर ही भूकंप के क्षेत्र पे पाए जाते हैं और विश्व के जितने भी भूकंप आते हैं उनमें से 80% भूकंप इसी पेटी में ही आते हैं। दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह यूरोप से लेकर यहाँ भारत के ऊपर तक का जो नीला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है।
जहाँ पर मोड़दार पर्वत हैं और जहाँ मोड़दार पर्वत होते हैं वहाँ पर एक स्थलीय मंडलीय प्लेट की गति के कारण भूकंप और ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं। उसके अतिरिक्त मध्य अटलांटिक पेटी में भी ज्वालामुखी क्षेत्र है। जो अटलांटिक महासागर है उसके बिल्कुल मध्य में एक पेटी पाई जाती है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर भी होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ज्वालामुखी क्षेत्र 3 हैं: परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। और परिप्रशांत महासागर की पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप के क्षेत्र भी हैं और जो भारत में जो भूकंप आते हैं वो इसी महाद्वीपीय पेटी के कारण ही आते हैं। बच्चों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसके बहुत ही ज़्यादा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यानी कई बार तो कुछ अधिकतर जो ज्वालामुखी होते हैं वह विनाशकारी ही होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी से कुछ लाभ भी होते हैं। हम बारी बारी से ज्वालामुखी से होने वाले लाभ और ज्वालामुखी से होने वाली हानियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ज्वालामुखी के लाभकारी प्रभाव। आपको पता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा बाहर निकलता है। जब यह लावा ठंडा हो जाता है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह काली मिट्टी गन्ना और कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके अतिरिक्त आपको पता है कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत बहुमूल्य खनिज दबे हुए हैं। तो ज्वालामुखी के कारण ये बहुमूल्य खनिज धरातल पर ऊपर की तरफ आ जाते हैं और इनका खनन आसानी से हो पाता है। उसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वहाँ पर गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। इन गर्म जल के स्रोतों में गंधक घुली हुई होती है और यह गंधक चर्म रोगों यानी त्वचा संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। उसके अतिरिक्त बच्चों, क्या होता है कि जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा गर्म भाप भी निकलती है और इस भाप में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम इस भाप को संचित कर लें तो इससे बिजली बनाई जा सकती है और इस प्रकार से बनाई बिजली को हम भूतापीय बिजली कहते हैं। यानी इस भाप से हम भूतापीय बिजली का निर्माण कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त बच्चों, आपको पता है कि जब ज्वालामुखी का छिद्र बंद हो जाता है तो उस पर क्रेटर झील बन जाती है और क्रेटर झील के कारण वह स्थान एक पर्यटक स्थल बन जाता है। लोग वहाँ घूमने व प्रकृति का आनंद लेने आते हैं और उसके अतिरिक्त इस झील के पानी से सिंचाई भी की जा सकती है। अब हम जानते हैं ज्वालामुखी के हानिकारक प्रभावों पर। अधिकतर ज्वालामुखी विनाशकारी ही होते हैं, यानी इनसे अधिकतर जनधन को हानि ही पहुंचती है। हम बारी बारी से उन पर चर्चा करेंगे। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत तेज़ी से लावा बाहर निकलता है और आसपास फैल जाता है। इस लावे के नीचे जीव जंतु दब जाते हैं और मर जाते हैं। उसके अतिरिक्त ज्वालामुखी विस्फोट से कई बार भूकंप आ जाता है और आसपास का इलाका पूरा धरातल हिल जाता है। इस भूकंप आने से भी मकान, इमारतें आदि गिर जाती हैं और जनधन को हानि पहुंचती है। तो दूसरा हानिकारक प्रभाव है भूकंप। उसके अतिरिक्त जब लावा निकलता है तो वह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। इसके कारण क्या होता है, आसपास के मकान, इमारतें, ये सभी खेत खलियान, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी अगर समुद्र तल के नीचे आता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र की तलहटी पर होता है, तो समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उबलने लगता है। इसे हम वडवानल कहते हैं। इस वडवानल के कारण जो समुद्री जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके अतिरिक्त वायुमंडल प्रदूषित होता है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं और वायुमंडल को प्रदूषित कर देती हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सैकड़ों किलोमीटर तक राख और धुआं ही धुआं दिखाई देता है, जिससे सभी मनुष्यों को, अन्य जीव जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बच्चों, ये थे ज्वालामुखी के हानिकारक और लाभकारी प्रभाव।
अब हम आकस्मिक बलों के दूसरे रूप भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे कि भूकंप क्या है। भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह पर अगर अचानक कंपन होता है तो इसे भूकंप कहते हैं, यानी धरातल हिलने लगता है। और ये भूकंप स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण ही उत्पन्न आते हैं, यानी पृथ्वी के अंदरूनी भाग में हलचल होती है, स्थल मंडलीय प्लेटें गति करती हैं, जिसके कारण धरातल पर भूकंप आते हैं। अब इन्हीं भूकंप हलचल के कारण भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे जहाँ पर ये भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम उद्गम केंद्र यानी भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के बिल्कुल ठीक ऊपर धरातल पर जो स्थित बिंदु होता है, जहाँ पर ये तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। और यहाँ से ये भूकंप की तरंगे चारों तरफ बिल्कुल ऐसे फैलती हैं जैसे आप शांत तालाब में अगर कंकड़ डाल दो तो वो उसकी तरंगे फैलती हैं, बिल्कुल वैसे ही फैलती हैं। और इनका जो भूकंप की तीव्रता होती है वो उस उद्गम और अधिकेंद्र में सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ये चारों तरफ फैलता है इसकी तीव्रता में कमी आती जाती है। भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने पर नापते हैं, और जितने अधिक रिक्टर स्केल का भूकंप होता है वह उतना ही हानिकारक माना जाता है। बच्चों, कभी कभी सुनामी आती है भूकंप के कारण। कैसे? कि अगर भूकंप का केंद्र समुद्र की तलहटी में होता है तो क्या होता है कि समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, और ये ऊंची लहरें जब समुद्र तटों की तरफ जाती हैं तो एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं, तब हम इसे सुनामी कहते हैं। इससे जनधन को काफ़ी हानि होती है। बच्चों, भूकंप से होने वाले जो नुकसान हैं उनसे हम काफ़ी हद तक अपनी रक्षा कर सकते हैं, यानी अगर हम कुछ बचाव के तरीकों को अपनाएं तो भूकंप से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। हम इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले भूकंप रोधी इमारतें व मकान बनाकर, क्योंकि भूकंप से सबसे ज़्यादा नुकसान इमारतों और मकानों को होता है, तो अगर हम भूकंप रोधी इमारतें बनाते हैं तो इसके नुकसान से बचा जा सकता है। उसके अतिरिक्त अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मकान, इमारतों आदि से निकलकर किसी दूर खुले स्थान पर जाकर खड़े हो जाना चाहिए, यानी इमारतों से दूर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि भूकंप से इमारतें गिर सकती हैं। अगर किसी कारण से आप घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यानी आप किसी नगर में या कस्बे में हैं जहां खुला स्थान नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मजबूत मेज या तख्त या किसी ठोस वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए। और याद रखें, कभी भी अलमारी और भारी वस्तु के बगल में नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि भूकंप से ये चीज़ें हिलती हैं और आपके ऊपर गिर सकती हैं। उसके अतिरिक्त पंखे के नीचे भी खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंखा हिलेगा और यह गिरकर आपके ऊपर गिर सकता है। उसके अतिरिक्त अगर आप खुले में हैं, आप कहीं बाहर हैं, तो पेड़ों, बिजली के तारों और खंभों, मकानों से दूर ही खड़े होना चाहिए। बच्चों, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको कभी भी फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड से हमेशा दूर ही जाकर खड़े होना चाहिए। अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत में हैं तो कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट बिजली से चलती है, और बिजली के क्या होता है कि भूकंप आता है तो बिजली चली जाती है तारों के हिलने के कारण, तो ये लिफ्ट बीच में बंद हो सकती है, या हिलने के कारण यह लिफ्ट गिर भी सकती है। उसके अतिरिक्त अगर आप अपने मकान के अंदर हैं और बाहर निकल रहे हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए? आपको एक तकिया लेना चाहिए और तकिए को अपने सिर के ऊपर रखकर ही बाहर निकलना चाहिए। अगर आपके पास हेलमेट है तो आप हेलमेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑडिटोरियम, स्टेडियम या आप सिनेमा घर में हैं तो बाहर निकलने के लिए भगदड़ कभी नहीं मचानी चाहिए। हमेशा पहले वृद्धों को और दिव्यांगों को, बच्चों को पहले निकलने देना चाहिए और उसके बाद में निकलना चाहिए। और जब निकलें तो अपने सर को हमेशा हाथों से ढक लेना चाहिए। बच्चों, भूकंप के भी हानिकारक प्रभाव होते हैं, लेकिन भूकंप से कुछ लाभ भी होते हैं। हम भूकंप से होने वाले लाभ और हानियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भूकंप से लाभ। भूकंप के
आने से पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। जब भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो ये पृथ्वी को 21 मिनट में पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अतिरिक्त भूकंप से बहुमूल्य खनिज बाहर आ जाते हैं, धरातल पर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिनसे इनका खनन आसान हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी भूकंप आने से जो समुद्री तट हैं उनके किनारों पर खाइयों का निर्माण होता है, और खाइयों के कारण जो समुद्री यान होते हैं वो आसानी से तटों पर आ जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात अधिकतर जलयानों द्वारा ही होता है। तो यह थे भूकंप से होने वाले लाभ। अब हम एक नज़र डालेंगे भूकंप से होने वाली हानियों पर। भूकंप एक विनाशकारी प्रक्रिया है, यानी इससे अधिकतर नुकसान ही ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान भूकंप से इमारतों, मकानों को होता है, और ये टूट जाती हैं तो मनुष्य, अन्य पशु पक्षी इनके नीचे दबकर मर जाते हैं। तो मकानों और इमारतों का टूटने के कारण भूकंप से काफ़ी नुकसान होता है। उसके अलावा सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे ये भी टूटकर गिर जाते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। बच्चों, कभी कभी भूकंप के कारण कल कारखानों, खानों में और मकानों में आग भी लग जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। उसके अतिरिक्त भूकंप से भूस्खलन की प्रक्रिया भी होती है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े भूभाग नीचे के धंस जाते हैं, जिससे जानमाल को नुकसान होता है। और भूकंप यदि समुद्र की तलहटी पर आता है तो उससे सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक नुकसान होता है, जनधन को हानि होती है। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं भूकंप से होने वाले तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा। आज के पाठ में हमने आकस्मिक बलों के दो रूप, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में जाना। हमने जाना कि ज्वालामुखी उद्गार किन कारणों से होता है। उसके बाद हमने ज्वालामुखी के प्रकार जाने कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है ना, सक्रिय, सुप्त और शांत। फिर हमने ज्वालामुखी प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके क्षेत्रों के बारे में जाना। हमने ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव को भी जाना। फिर हमने भूकंप और इसके कारणों पर चर्चा की, और भूकंप से होने वाले बचावों को हमने बारी बारी से जाना। उसके बाद हमने भूकंप से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में जाना। बच्चों, जाने से पहले हम आपको एक अभ्यास कार्य देंगे। आपको विश्व के एक रिक्त मानचित्र पर क्या करना है, भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्रों को छायांकित करना है। यानी विश्व के एक खाली मानचित्र पर आपको वो क्षेत्र दिखाने हैं जहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। उसके अतिरिक्त आपको अपने साथियों से या अपने परिवार के सदस्यों के साथ भूकंप से बचाव करने के लिए एक मॉक ड्रिल करनी है। मॉक ड्रिल मतलब भूकंप, कोई भी आपदा आने से पहले उसके लिए तैयार हो जाना और वो परिस्थितियाँ महसूस करके उसके बचाव के उपायों को करना, उसे मॉक ड्रिल कहते हैं। तो आपको अपने साथियों या परिवार के सदस्यों के साथ भूकंप से बचाव की मॉक ड्रिल करनी है। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे दोहराएंगे। अब अगले पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।